हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड से जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है, इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये स्पेशली केवीएस, एनवीएस और ट्रिपल पीजीएसटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारी जो डेली प्रैक्टिस सीरीज़ है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 4 तक कर लिया है। चैप्टर नंबर 5 भी हम लोग कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, मीन्स कुछ 20-25 क्वेश्चन ही बाकी होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये शायद हमारा लास्ट वीडियो होगा या फिर एक वीडियो और बनेगा, इससे ज़्यादा और नहीं बनने वाला है। देखते हैं। ये हमारा स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 87 से, 86, 87 से। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या, ये ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है हमें? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन ऑफ। जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है वो कैसा सिचुएशन होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम लॉस, बोथ 1 एंड बी। तो बिल्कुल प्रोड्यूसर कैसा इक्विलिब्रियम चाहेगा? वो हमेशा वैसा इक्विलिब्रियम चाहेगा जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम लॉसेज हो, यानी कि बोथ 1 एंड 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 को। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? A producer deviates from the point of equilibrium, this will result in। जो प्रोड्यूसर है वो क्या हो जाता है? डेविएट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम से वो डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? मोर प्रॉफिट दैन बिफोर, लेस प्रॉफिट दैन बिफोर, लेस लॉस दैन बिफोर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से हट जाएगा, इसका मतलब उसका प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया ना पहले से। करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बाय। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है? टोटल आउटपुट, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच के साथ, या फिर मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के साथ। तो दोनों ही अप्रोच के साथ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बोथ 1 एंड 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90 को। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अंडर द टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच इज डिटरमाइंड एट द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच। यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बताना है, लेकिन कौन से अप्रोच से? तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के अप्रोच से बताना है कि कैसे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। द डिफरेंस बिटवीन द, तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब होता है कि TR माइनस TC, है ना। ये हमारा TRTC अप्रोच होता है। देखते हैं क्या है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज़ द मिनिमम। मिनिमम क्यों? मैक्सिमम होना चाहिए ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, इसका वैल्यू अगर मिनिमम आ जाएगा तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, इसका मतलब आपका प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट इज द मैक्सिमम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 को। ये तो सही से हुआ नहीं है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है? द कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द टोटल रेवेन्यू एंड द टोटल कॉस्ट अप्रोच। अच्छा, यहाँ पर भी कंडीशन पूछा गया है। ठीक है, क्या कंडीशन होते हैं? तो 2 कंडीशन होते हैं, हमें पता है। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट अप्रोच में क्या कंडीशन होता है? तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पहला कंडीशन देखा, जो डिफरेंस होता है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच का, ये क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? टोटल प्रॉफिट शुड फॉल बियॉन्ड दैट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट भी होता है। ठीक है, यानी कि बोथ 1 एंड 2, ये दोनों ही कंडीशन क्या होने चाहिए? फुलफिल होने चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोचेज। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की बात की गई है यहाँ पर भी, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के अप्रोच में बात की गई है। इसके पहले हम लोग टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बारे में देखें, यहाँ पर हमें बताना है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में। तो जो ऑप्शन हमें दिया गया है फर्स्ट है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट शुड बी मैक्सिमम। नहीं, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस नहीं होता है। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का जो अप्रोच है, इसमें MR इक्वल टू MC, ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन होता है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन होता है मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट, ये पहला कंडीशन है। नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बोथ 2 एंड 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 93 है, इन द शॉर्ट रन अ फर्म कैन अर्न एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन में एक फर्म क्या करता है? अर्न करता है इक्विलिब्रियम। अ फर्म कैन अर्न एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
अ फर्म कैन अर्न एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इन शॉर्ट रन में क्या हो सकता है, ज़्यादातर एबनॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही लॉन्ग रन में हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जाते हैं तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है यानी कि यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है ये हमारा कैसे प्रॉफिट कहलाएगा, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू एग्जिट्स एवरेज कॉस्ट, यानी कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है ये ज़्यादा है किससे, एवरेज कॉस्ट से, एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस इम्प्लाइज दैट द, ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट में ये कंडीशन है, यानी कि यार अब क्या चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं क्योंकि आपका रेवेन्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉसेज, तो ये हमारा हो जाएगा एबनॉर्मल प्रॉफिट, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए AR इक्वल टू AC होना चाहिए, है ना, और यहाँ पर हमारा AR ज़्यादा है, इसका मतलब आप क्या चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं, और वो प्रॉफिट भी कैसी, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 को, अ फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, दिस इम्प्लाइज दैट द, अभी हमने डिस्कस किया, एक फर्म है जो कि शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, इसका मतलब है कि द फर्म एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, बिल्कुल, द फर्म एवरेज रेवेन्यू इज जस्ट मोर दैन द, नहीं, मोर नहीं, फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, if the average cost of a firm exceeds its average revenue at the point of equilibrium then this implies that the firm is earning, यहाँ पर क्या ज़्यादा है, एवरेज कॉस्ट हमारे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट हमारा ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, इसका मतलब जो फर्म है वो क्या कर रही है, उसको लॉसेज हो रहा है, कैसा लॉसेज हो रहा है, तो एबनॉर्मल लॉसेज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97, इन द लॉन्ग रन अ फर्म कैन अर्न, लॉन्ग रन में फर्म को क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ओनली होता है, ठीक है, बाकी जितने भी एबनॉर्मल प्रॉफिट है, लॉसेज है, ये सब हमें शॉर्ट रन में देखने को मिलता है, ज़्यादातर लॉन्ग रन में क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म एंड इक्विलिब्रियम ऑफ ए इंडस्ट्री मीन्स वन एंड द सेम, यानी कि फर्म का इक्विलिब्रियम और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम दोनों सेम होता है, तो दोनों सेम क्यों होगा, फर्म अलग होता है और इंडस्ट्री अलग होती है, तो दोनों के बीच का जो प्रॉफिट होगा मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो भी तो डिफरेंट होगा ना, तो क्या यहाँ पर बोला है कि क्या सेम होता है, तो नहीं, सेम नहीं होता है, ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 को, एट द BEP द फर्म्स, BEP मीन्स क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है, AR इक्वल टू AC, ठीक है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का जो कंडीशन है वो, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या होता है, द फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द टोटल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम जाएंगे, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, इक्वल होता है किसके, एवरेज कॉस्ट के, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 तो हो गया हमारा 100, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है, अ फर्म्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 50,000, ठीक है, पर मंथ 50,000 है पर मंथ, क्या टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, सॉरी, एवरेज रेवेन्यू एंड द एवरेज कॉस्ट आर 175 एंड 125 रिस्पेक्टिवली, द BEP ऑफ द फर्म इन द यूनिट विल बी, तो हमें पता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन होता है वो क्या होता है, तो ये होता है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और डिवाइडेड बाय जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है, जो मतलब रेवेन्यू तो नहीं बोलेंगे, जो मार्जिनल डिफरेंस है वो, और मार्जिनल डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो AR माइनस AC करके, यानी कि ये है ना, जो AR माइनस AC है उसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब 175 माइनस 125 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50, ठीक है, तो 50 और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है 50,000, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे, कच हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे 50,000 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हमारा आ जाएगा 1000, है ना, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101, एट द BEP यानी कि एट द ब्रेक इवन पॉइंट द फर्म इज अर्न, कैसा अर्न करता है, तो फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट, अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या मतलब होता है, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल एंड द एक्चुअल कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल एंड द सेल ऑफ BEP, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, जो डिफरेंस होता है किसका, एक्चुअल सेल का, और जो ब्रेक इवन पॉइंट में जो सेल होता है वो, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे ही हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103, शट डाउन अकर्स फॉर अ फर्म इज, शट डाउन कब
होता है तो शट डाउन होता है जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी हम रिकवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि एक फर्म या फिर इंडस्ट्री क्या करती है, अपना वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाती है तो वो शट डाउन पोजीशन पर आती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज बिलो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू बिलो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो बिलो हो जाएगा। यानी कि अगर आप कुछ ऐसा देखेंगे, ये हमारा एसी है, ये हमारा एवीसी है, और क्या है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज़ बिलो द, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू इज़ बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे शट डाउन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104 को। 104 क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ शट डाउन रिलेट टू द, ये जो शट डाउन है ये कब देखने को मिलेगा, तो ये हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे कि आपको पता है कि लॉन्ग रन में क्या होता है, ज़्यादातर नॉर्मल प्रॉफिट के साथ चल जाते हैं क्योंकि इतना सफिशिएंट टाइम होता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट रन में क्या होता है कि टाइम की कमी होती है, इसलिए यहाँ पर अगर आप नहीं प्रॉफिट बना पाते हैं तो धीरे धीरे वो शट डाउन की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है 105 है, कंडीशन फॉर द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का क्या कंडीशन होता है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कंडीशन 2 होता है, हमने पढ़ा था। तो पहला तो एम आर इक्वल टू एम सी होता है और ए आर इक्वल टू ए सी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा एम आर इक्वल टू एम सी, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, जो टी आर टी सी अप्रोच था ये होता है टी आर माइनस टी सी, ये कि जितना मैक्सिमम होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106, फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट द कंडीशन इज, कंडीशन क्या होता है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, तो ये तो हमने अभी अभी डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन था क्या, अच्छा वो वही सेम ही क्वेश्चन है, बस वहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम टर्म यूज़ किया गया था और यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट यूज़ किया गया था। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो वही होगा जहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहेगा, यानी कि एम आर इक्वल टू एम सी। नेक्स्ट देखेंगे 107 क्या कहता है, फॉर ए मोनोपोलिस्ट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज, मोनोपोलिस्ट के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या हो जाता है, तो ये भी हो जाएगा एम आर इक्वल टू एम सी। यहाँ पर इक्वल टू पी की नहीं होगा क्योंकि ये मोनोपोलिस्ट की बात की गई है, अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात की जाती तो यहाँ पर पी इंक्लूडेड रहता, लेकिन चूंकि यहाँ पर बात की गई है मोनोपोलिस्ट की तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एम आर इक्वल टू एम सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। 108, द एम आर कर्व कट द हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन वाई एक्सिस एंड द डिमांड कर्व इनटू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इक्वल पार्ट्स, है ना, 2 इक्वल पार्ट्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109। 109 क्या कहता है, थोड़ा सा ही क्वेश्चन इसलिए इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा के लिए क्यों बचा के रखना। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहता है, कॉम्पिटिटिव फर्म इन द लॉन्ग रन अर्न, जो कॉम्पिटिटिव फर्म होता है लॉन्ग रन में क्या अर्न करता है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या फिर लॉसेस। तो ये तो हमने पढ़ा था कि जो कॉम्पिटिटिव फर्म होता है वो लॉन्ग रन में क्या अर्न करता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110, अच्छा ये तो दिख ही रहा है 110, ये क्या बोलता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अकर व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, नहीं ये तो फिर तो वो तो नॉर्मल हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट, या फिर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, तो इक्वल नहीं होगा ना, यहाँ पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात की गई है। सुपर नॉर्मल का प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जो ए आर है ये बड़ा है किससे, एसी से। नॉर्मल के लिए तो दोनों को इक्वल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल की बात नहीं की गई है बल्कि सुपर नॉर्मल की बात की गई है। तो यहाँ पर इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 111, इफ अंडर परफेक्ट कंपटीशन द प्राइस लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व द फर्म वुड, क्या बोला है आपसे, द परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा है, जो प्राइस है लाइज कर रहा है एसी कर्व के, ठीक है, यानी कि हमारा एसी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल टू ए आर होता है, हमें पता है प्राइस इक्वल टू ए आर होता है, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि द प्राइस लाइज बिलो द एवरेज कॉस्ट, यानी कि ए सी क्या है हमारा, ए आर क्या है, कम है किससे, ए सी से। तो फॉर्म को क्या होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है लॉसेज ही होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पर ए आर कम है और ए सी ज़्यादा है, जब कॉस्ट आपको ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे 112 को, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म, लॉन्ग रन
इक्विलिब्रियम की बात की गई है कॉम्पिटिटिव फर्म में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग रन की बात की गई है, यानी कि SMC इक्वल टू LMC इक्वल टू LAC इक्वल टू P, ये हो जाएगा। क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन की बात की गई है तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ S तो होगा नहीं क्योंकि लॉन्ग रन की बात की गई है, और यहाँ पर अगर बात करेंगे MR तो ये कंप्लीट नहीं है अपने आप में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 को। व्हेन AR इक्वल टू 10 एंड AC इक्वल टू 8 द फर्म मेक, अगर AR हमारा 10 है और AC 8 है, इसका मतलब जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है 2। तो क्या बोल रहा है, द फर्म मेक नॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर सुपर नॉर्मल। तो ये बिल्कुल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है क्योंकि यहाँ पर AR ज़्यादा है और AC क्या है, कम है। नॉर्मल प्रॉफिट होने के लिए दोनों को इक्वल होना था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 114। अ कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन एंड इनक्योर लॉसेज, द फर्म कंटिन्यू प्रोडक्शन इफ। क्या बोला है आपसे, एक कॉम्पिटिटिव फर्म है यानी कि परफेक्ट कंपटीशन का फर्म है, शॉर्ट रन में उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है, इसका मतलब है द फर्म कंटिन्यू प्रोडक्शन इफ। तो जो फर्म है वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगी, कब कंटिन्यू कर सकती है, या तो उसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम से कम वो ABC को क्या करे, फुलफिल कर ले, ठीक है। ABC को फुलफिल कर ले या फिर प्राइस या फिर उसका AR क्या हो, ज़्यादा हो उससे, तभी वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको वो कंटिन्यू कर पाएगी। अदरवाइज उसको क्या करना पड़ेगा, शट डाउन करना पड़ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एटलीस्ट ज़्यादा भी हो सकता है और या फिर उसके इक्वल भी कम से कम वो रहे तभी वो कंटिन्यू कर पाएगी, ठीक है, वरना कंटिन्यू करना मुश्किल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। ये क्या है, 115 और 16 क्या है, असर्शन और रीज़न है। देखते हैं। कंडीशन तो वही है, बोथ A and B आर ट्रू, और A करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट वाला में नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, A इज़ ट्रू, B R इज़ फॉल्स, ठीक है। देखते हैं जो भी है। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बिल्कुल, डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ये बात तो सही है, असर्शन हमारा सही है। सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग, ये बात भी सही है। तो दोनों ही बातें सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है, मीन्स दोनों अपने आप में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ, या फिर B 2 है ना, ऑप्शन 1 2 3 4 है ना, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करती है। नेक्स्ट देखेंगे 116 क्या कहता है, assertion है हमारा, सप्लाई रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर बोला गया है सप्लाई क्या है, सप्लाई वो क्वांटिटी है जो कि सेल हो रहा है एट अ डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये तो सही बात है, ये सप्लाई का डेफिनेशन है। क्वांटिटी सप्लाइड, देखिए यहाँ पे सप्लाइड है, क्वांटिटी सप्लाइड है और यहाँ पे सप्लाई है। सप्लाई मीन्स द अदर फैक्टर, ठीक है, मतलब प्राइस को हटा के बाकी जितने भी फैक्टर हैं उन सबको हम लोग जब कंसीडर करेंगे तो हम सप्लाई लिखेंगे, और जब अदर फैक्टर को हम कांस्टेंट रख के ओनली प्राइस की बात करेंगे तो हम लिखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। क्वांटिटी सप्लाई रेफर टू द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी ऑफर फॉर अ सेल अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। बिल्कुल ये हो जाएगा क्या, कमोडिटी ऑफर फॉर ए सेल अगेंस्ट द स्पेसिफिक प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, ये बात भी सही है ना, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है लेकिन कोई एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी हम चले जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है क्या और नहीं, तो 116 ही हमारा इस चैप्टर में लास्ट था। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, जो कि होगा हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।